नमस्ते। आपका स्वागत है कोल्ड फ्यूजन हिंदी के इस हफ्ते के नए एपिसोड में। पिछले हफ्ते हमने न्यूरल लिंक के बारे में देखा था, लेकिन इस हफ्ते हम कुछ बिल्कुल अलग देखने वाले हैं। 1880s में ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और 2 दशक बाद राइट भाइयों ने पहली सफल एयरक्राफ्ट के साथ मानवता को आकाश में ले गए। 1 शताब्दी से अधिक समय तक ये सवाल पूछा गया कि क्या हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज को सफलतापूर्वक मर्ज कर सकते हैं। पहली गंभीर कोशिश 1917 में एविएटर ग्लेन कर्टिस ने की। उनका ऑटो प्लेन एक रियर माउंटेड 4 ब्लेड प्रोपेलर से संचालित था। ये जमीन छोड़कर उड़ा, लेकिन पूरा उड़ान नहीं कर पाया। अगली उल्लेखनीय डिजाइन एरो कार थी, जो इन्वेंटर मार्ल टायलर ने बनाई थी। ये 1949 में सफलतापूर्वक उड़ा, लेकिन सिर्फ 6 ही बने। दशकों तक बहुत सारे लोगों ने फ्लाइंग कार के कोड को क्रैक करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सफल नहीं हुआ। हाल ही में जापान की एक टीम ने इस सपने को पूरा करने की ताज़ा कोशिश दिखाई, लेकिन क्या वो सफल होंगे? इस वीडियो में हम इस पर नज़र डालेंगे, लेकिन फिर हम गहराई से सवाल पूछेंगे और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट मार्केट में विस्तार करेंगे। हम कुछ समस्याओं और समाधानों को उजागर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। पिछले महीने जापान ने एक फ्लाइंग कार का प्रदर्शन किया, जो स्काई ड्राइव कंपनी ने बनाया था, जिसे टोयोटा ने स्पॉन्सर किया था। ये व्हीकल 8 इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित है और इसका विकास 2014 से चल रहा है। हालांकि ये पिछले महीने पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्लाइंग कार नहीं है, ये तो सिर्फ एक पैसेंजर ड्रोन है, लेकिन ये सिर्फ टेस्ट फेज है। अगला कदम व्हील्स जोड़ना होगा, स्काई ड्राइव के एक प्रवक्ता ने समझाया। उनका कहना है कि व्हील्स के साथ एक प्रोटोटाइप विकसित करने से पहले हम चाहते हैं कि बेहद कठिन उड़ान फंक्शन को पहले ही कदम पर प्राप्त किया जाए। हम 2020 के आखिर तक ड्राइविंग फंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, पहले मुश्किल हिस्से पर ध्यान दें, चीज़ों को उड़ाने की कोशिश करें, फिर बाद में उस पर व्हील्स लगाएं। तुलना में ये एक तुच्छ कार्य है। वे आगे बढ़ते हैं। उनका कहना है कि हम मानते हैं कि जापान और एशिया जैसे स्थानों में जहाँ भूमि छोटी है, उतरना और उड़ान भरना कठिन है, उसमें और अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं। वे 2023 में व्यावसायिक मैन फ्लाइट्स के लिए जाने की उम्मीद करते हैं। अंतिम उत्पाद लगभग $3 लाख की लागत से आएगा। वे आशा करते हैं कि 2030 तक लागत कम कर देंगे। स्काई ड्राइव की विकसित विक्रय बिंदु ये है कि ये उत्पाद सबसे संयुक्त और हल्का फ्लाइंग कार डिज़ाइन में से एक है। एयरबस के साथ साथ टोयोटा, पोर्शे, बोइंग और जनवरी में ह्युंडई और उबर ने भी ये घोषणा की थी कि वे एक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी पर सहयोग कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से जब मैंने पहली ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट अल्फा इलेक्ट्रो में उड़ान भरी, तो मुझे लगा कि शायद छोटे इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एक और रूप में या दूसरे में हो सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट का कहना है कि वे उम्मीद करते हैं कि अर्बन एयर टैक्सीज 2040 तक आम हो जाएगी, जिसका ग्लोबल मार्केट लगभग $1.5 ट्रिलियन का होगा। तो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एक चीज़ क्यों बन रहे हैं? संक्षिप्त में, कम एमिशन, सस्ते चलाने की लागत। चलो इन पॉइंट्स पर थोड़ा और गौर करते हैं। इलेक्ट्रिक एविएशन का वादा है कि वर्तमान हवाई यातायात की वित्तीय और पर्यावरण लागत को काफ़ी कम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार सबसे बड़ी एयरलाइन लागत फ्यूल और मेंटेनेंस है। फ्यूल लगभग 27% और मेंटेनेंस 11% बनाता है। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट चलाने की लागत कम है और वे अपने फ्यूल काउंटर पार्ट से कम जटिल है। कम मूविंग पार्ट्स और सरल डिज़ाइन का मतलब है कि मेंटेनेंस कम ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्थानीय हवाई अड्डों की कुशलता को भी बढ़ा सकते हैं और अधिक विविध स्थानों में हवाई अड्डों की अनुमति दे सकते हैं। आजकल बहुत सारे हवाई अड्डे अक्सर प्रदूषण नियमों को पालन करना पड़ता है। यह हवाई जहाज के उतरने और उठने के लिए कर्फ्यू का कारण बनता है। नतीजा ये होता है कि संभव कंजेशन बाकी ऑपरेशनल पीरियड के दौरान होता है। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के साथ हवाई अड्डों इन रिस्ट्रिक्शन से मुक्त हो जाते हैं, कुशलता बढ़ाते हैं, लागत कम करते हैं और सिटी सेंटर्स के नज़दीक स्थित होने की अनुमति के साथ एक एडेड बेनिफिट होता है। ये नए प्रकार के वर्क अरेंजमेंट के लिए अवसर भी खोलेगा। हालांकि ये हाल ही में कम महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इन दिनों अधिक लोग घर से काम कर रहे हैं। विस्तारित छवि में ये नहीं है कि ये सब कुछ गुलाब है इस उभरते हुए उद्योग के लिए। चलो कुछ नई समस्याओं पर नज़र डालते हैं। पहली, बैटरीज। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के अपटेक को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्या ये है कि कमर्शियल फ्लाइट्स को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त बैटरी एनर्जी डेंसिटी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। जैसा कि इस चैनल में पहले से कई बार उल्लेख किया गया है, बॉल रोल कर रहा है।
ग्राफीन सॉलिड स्टेट और एल्यूमिनियम एयर हाल ही में होने वाले कुछ विकास है जो अगले कुछ वर्षों में संभव लग रहे हैं। 2022 तक 9 सीट वाले प्लान शॉर्ट हॉल फ्लाइट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए लगभग 500 से 1000 किलोमीटर। इजराइल फर्म एविएशन ने एक 9 यात्री वाले एयरक्राफ्ट बनाए हैं जो 1000 किलोमीटर्स तक उड़ने के लिए रेटेड है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर 440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ये 2022 में सर्विस में प्रवेश करने की उम्मीद है। यहाँ की मुख्य बात ये थी कि कम प्रैक्टिकल लिथियम आयन बैटरीज के बजाय एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का इस्तेमाल करना। एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का स्पेसिफिक एनर्जी लगभग 1000 वॉट आवर्स प्रति किलोग्राम है, जबकि लिथियम आयन का लगभग 260 वॉट आवर प्रति किलोग्राम है। इस मध्यम आकार की स्थिर पंख एयरक्राफ्ट पर नजर डालते हैं। शायद यही शुरुआत का अधिकांश एक्शन हो। छोटे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट का eVTOL शायद कम कुशल माने जाते हैं जब ये उद्योग शुरू होता है। जैसा कि एला एटकिंस मिचिगन विश्वविद्यालय के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर कहते हैं, eVTOL एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर से अधिक ऊर्जा कुशल होंगे जो बहुत सारा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे कार्स से कम कुशल होंगे क्योंकि उन्हें खुद को उड़ाना पड़ता है। लागत दृष्टि से वे ग्रॉसरी स्टोर जाने के लिए व्यवहारिक नहीं होंगे। तो जब भी बैटरी इशू सॉल्व हो जाता है, तब भी एक ऐसी चीज़ है जो इस इंडस्ट्री के भविष्य को रोक रही है, और ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, और लगता है कि लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। यह है चार्जिंग स्टैंडर्ड्स की समस्या। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर हर कार मार्कर का फ्यूल पंप अलग होगा तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कितनी असुविधाजनक और इनएफिशिएंट होती। यही कुछ हो रहा है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। कोई इंडस्ट्री के चार्जिंग एस्पेक्ट के लिए प्लान नहीं किया। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स द्वारा प्रदान किए गए चार्जर्स एक दूसरे से सहमत नहीं होते, और वही मैन्युफैक्चरर अलग रीजन्स के लिए अलग चार्जर रख सकता है। ये एक मेस है, और यहाँ मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। जापान का चेरेमो चार्जिंग स्टैंडर्ड सबसे पुराना है। ये ओरिजिनली निसान ने उनकी लीफ कार के लिए डेवलप किया था, लेकिन अब ये नए स्टैंडर्ड्स के फेवर में रिडंडेंट हो गया है। टेस्ला यूनाइटेड स्टेट में एक अलग स्टैंडर्ड का यूज़ करता है। ये सिंपल और कॉम्पैक्ट है, लेकिन प्रोप्राइटरी है और इसका वोल्टेज कैपेसिटी लिमिटेड है। टेस्ला के पास यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और चार्जर है, लेकिन उनके पास चाइना और इंडिया के लिए एक और चार्जर भी है। एक अलग चाइनीज स्टैंडर्ड जो GBT के नाम से जाना जाता है, ये सबसे नया है। DC फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड होने के बावजूद ये सिर्फ कुछ साल पुराना है। ये सभी अदर चार्जिंग स्टैंडर्ड को 10 गुना से अधिक अपटेक कर चुका है और आगे बढ़ने जैसा लग रहा है। तो इस मैस से बचने का सलूशन क्या है फ्यूचर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए? एविएशन इन सभी लेसन से फ़ायदा उठा सकता है जो इलेक्ट्रिक कार मार्केट में सीखे गए थे, और चार्जिंग स्टैंडर्ड की मैस से ये प्रॉमिसिंग चाइनीज स्टैंडर्ड के साथ किए गए प्रोग्रेस पर भी पूंजी कर सकता है। मैंने एक टीम से बात की थी जो इस पर काम कर रही थी। 2018 की शुरुआत में इलेक्ट्रो एरो पहली बार अप्रूवल प्राप्त करने वाला था एक एविएशन रेगुलेटर से, कमर्शियली ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर रिक्रिएशनल फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए। तब से उन्होंने स्टैंडर्डाइज एविएशन चार्जिंग की ज़रूरत को पहचाना, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के अपटेक को बढ़ाने में मदद करने के लिए। इलेक्ट्रो एरो वही कंपनी थी जिसके साथ मैंने अल्फा इलेक्ट्रो एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए काम किया था एक पहले वीडियो में। एक क्रॉस कंट्री ट्रिप से जुड़ी चैलेंज की फील्ड अटेम्प्ट लार्जली ड्यू टू द प्रोप्राइटरी चार्जर और जनरेटर थी। इलेक्ट्रो एरो के CTO और को फाउंडर जॉर्ज पॉटलॉग ने मदद की थी एक इंटरनेशनल कमेटी एस्टैब्लिश और रन करने में इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करने के लिए मिड 2018 में। जॉर्ज और उनकी टीम इलेक्ट्रो एरो के पास यूनिवर्सल चार्जिंग स्टैंडर्ड को फाइनलाइज करने का प्लान है जो AS6968 के नाम से जाना जाएगा। इलेक्ट्रिक एविएशन इंडस्ट्री ने इसका समर्थन किया है और दुनिया भर के कई इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट कंपनीज ने इसका समर्थन किया है। कंपनी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट का टेस्ट फ्लाइट किया है जो इस नए AS6968 चार्जिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है। कंपनी के पास एक 30 किलोवाट का रैपिड चार्जर भी है जो बैटरीज को 1 घंटे से कम के समय में टॉप अप कर सकता है। अगर आप पहले टेस्ट फ्लाइट को देखने में रुचि रखते हैं, साथ ही उनके रैपिड चार्जर और विकसित होने के नए स्टैंडर्ड के कुछ अन्य जानकारी के साथ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा। चार्जर का फिजिकल प्रोटोकॉल चाइनीज स्टैंडर्ड पर आधारित है। ये एविएशन इंडस्ट्री को बहुत पैसा बचाता है
क्योंकि उनके व्हील्स को फिर से इन्वेंट नहीं करना पड़ता। सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल भी मौजूदा स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है, हालांकि एविएशन इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कुछ अतिरिक्त फीचर्स और विचारों के साथ। उदाहरण के लिए, नया इलेक्ट्रो एरो चार्जिंग स्टैंडर्ड एक एयरक्राफ्ट के बोर्ड पर रिडंडेंट बैटरीज को संभाल सकता है। ये एविएशन में आम है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में दुर्लभ है। भविष्य में टीम ने ऑटोमेटेड क्लाउड बेस्ड बिलिंग का इस्तेमाल करना भी प्लान किया, जिसमें एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन शामिल है। ये इसलिए है ताकि हर चार्जर को ये पता चले कि कौन सा प्लेन चार्ज हो रहा है और उसके बाद ऊर्जा लागत कितनी होगी। कोई ऐप्स, कोई अकाउंट लॉगिन्स या करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से डील करने वाली कोई अन्य परेशानियां नहीं होगी, जबकि चार्जिंग स्टैंडर्ड 250 किलोवाट तक कैटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, या लगभग 1 से 4 सीटर प्लान के लिए अंत में मेगावाट पावर लेवल्स की ज़रूरत होगी। लेकिन ये भविष्य के लिए है। अभी ये अच्छी बात है कि समस्या को देखा जा रहा है, और एक बार स्टैंडर्डाइज चार्जिंग विकसित और अपनाया जाता है तो यह हमें एक कदम और एयरबोर्न इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी फीचर के करीब ले जाएगा। पिछले समय में ये फेल क्यों हुआ था? कारण ये थे, पावर प्लांट बहुत भारी था, पावर प्लांट बहुत शोर करता था, इलेक्ट्रिक मोटर्स उतने प्रचुर और कम वजन में नहीं थे, इस समय के विकास में कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं थे, ये व्हीकल सब कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, वे एक अच्छी कार और एक अच्छी एयरक्राफ्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, और दुर्भाग्यवश उन्होंने दोनों डिज़ाइन चैलेंजेस पर समझौता किया। तो भविष्य में सफल क्यों होगा? क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं। हाँ, अब हमारे पास हाई पावर डेंसिटी बैटरीज हैं, हमारे पास लो मास इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, हमारे पास लो नॉइस फैंस हैं, हमारे पास लाइट वेट कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर है, और अब दुनिया भर में 120 ऐसे कॉन्सर्ट व्हीकल्स मौजूद हैं, और वे वर्तमान में लगभग 1 प्रति सप्ताह की दर से बढ़ रहे हैं। तो ये मुझसे इतना ही, लेकिन मुझे आपके विचारों की जिज्ञासा है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में। क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ 5 साल दूर हैं फ्लाइंग कार्स को वास्तविक बनाने से? क्या आपको लगता है कि ये सब बहुत अधिक समय लेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले हफ्ते के एपिसोड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कूल यूजेस पर नज़र डालेंगे, और मैं एक डेवलपर से इंटरव्यू करूँगा जो कुछ कूल काम कर रहा है। वैसे मेरा नाम दगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे थे। और अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री पर अधिक चीज़ें देखना चाहते हैं तो ज़रूर कोल्ड फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो मैं आपको अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए फिर मिलूँगा। चीयर्स गाइस।